हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जहाँ दोस्तों यानी अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2021 के पॉलिटिकल साइंस के जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है जितना उतना आपका सेंटर एग्जाम के लिए भी है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देख लीजिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है यानी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। देखिए ऑब्वियसली बात है कि सबका सब्जेक्टिव जो है मतलब ऑब्जेक्टिव जो है सबका मोस्ट है। जितने सारे बच्चे का सबका यानी जितनों भी कितने से कमजोर बच्चे का जो है ऑब्जेक्टिव यानी आप लोग का मोस्ट है। हम समझ रहे बात को, लेकिन सब्जेक्टिव में कोई भी बच्चे एक्टिव नहीं है अभी तक। ऐसे जो विद्यार्थी ऐसा कोई बात नहीं है कि सबका वही हाल है, लेकिन जो पढ़ते हैं जो अच्छे से यानी तैयारी करते हैं तो उसका तो यानी सब्जेक्टिव मोस्ट ही होगा ही। एक्चुअली है कि लगभग बच्चे का जो है सब्जेक्टिव में उसका यानी तैयारी जो है बहुत ही यानी वीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि यानी सब्जेक्टिव पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अब जोर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का समय बहुत कम है। ठीक है, तो चलेगा इसको हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, यानी दक्षेस सार्क क्या है। यानी दक्षेस को हम लोग सार्क भी बोलेंगे, सार्क को ही दक्षेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सेम ही है, यानी एक ही क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको यानी क्या कहेंगे, तो क्या है ये दक्षेस जो है आखिर ये क्या है। सार्क संगठन आपको फर्स्ट में लिखना है, सार्क संगठन यानी इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ पे ढाका में हुआ था। अभी तक इसके 11 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, इसके शिखर सम्मेलन में प्रादेशिक सहयोग पर बल दिया गया, व्यापार तथा यानी व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए गए। दक्षिण एशिया के इन 7 देश में मित्रता और पारस्परिक सहयोग, शांति तथा विकास में मतलब वृद्धि की गई। प्रारंभ में सार्क ने तकनीकी सहयोग पर बल दिया था। तो आपको बता दें कि इसमें पहले कितने देश थे, 7 देश थे, लेकिन अब जो है एक नया देश को जोड़ा गया जिसका नाम यानी अफगानिस्तान है, जो अभी टोटल यानी कुल मिलाकर के जो है 8 देश इसमें है। और इसमें जो है क्या दिया जाता है, यानी व्यापार और क्या है आपको यहाँ ध्यान रखना है, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी एक दूसरे पर यानी व्यापार एक दूसरे देश के बीच और साथ में उसमें निवेश जो होता है इस पर काफ़ी यानी बल दिया गया था और ये साथ साथ में वृद्धि होती है। और इसमें जो है बहुत सारे चीज़ें जो इसमें रखा गया है, क्या है कि 11 तकनीकी समितियां सार्क द्वारा स्थापित कर चुका है, यानी 11 समितियां सार्क में द्वारा स्थापित कर चुका है। इनमें से जो है कृषि है, संचार है, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, मौसम, जनसंख्या, ड्रेस विज्ञान और तकनीकी दुर्जम और महिला विकास आदि समितियां बनाई गई। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत है। तो ये इसके द्वारा यानी जो है तकनीकी यानी 11 तकनीकी समितियां का गठन किया गया था, किसके द्वारा, यानी सार्क के द्वारा। तो आई थिंक आपको इसके बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है, भूमंडलीकरण यानी भूमंडलीय तापमान क्या है, ये क्वेश्चन आपको समझना है। भूमंडलीय तापमान क्या है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है, भूमंडलीय तापमान की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धर्मी के जीवन के लिए यह बात बड़ी मतलब क्या है कि प्रलयकारी साबित होगी कि विज्ञान के बढ़ते कदम से कल कारखानों, मोटर वाहनों एवं काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न धुआं गर्म वाष्प एवं ताप वातावरण को प्रभावित करता है। तो ये जो भूमंडलीकरण का ताप यानी तापमान क्या है, तो अभी जानते हैं कि अभी जो है ये जो भूमंडल के अंदर तापीय परिघटना में विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इसको संकट का सामना धीरे धीरे हम लोगों को दिख रहा है। क्योंकि ये जो है कौन यानी भूमंडलीय तापमान को यानी ज़्यादा बढ़ोतरी यानी कौन देता है, तो ये जो है यानी उत्पन्न धुआं, गर्म वाष्प और साथ साथ में आपको बता दें जो प्रदूषण वगैरह होता है मोटर वाहनों से निकलनी धुआं से, तो ये और कल कारखानों से, ये सारा जो है प्रदूषण की वजह से यानी धीरे धीरे यानी टेम्परेचर जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये है तापमान के बारे में। आप लोग तो भूमंडलीय तापमान क्या है इसके बारे में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं आई थिंक। तो आप लोग एक अगर स्क्रीनशॉट इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को रोक करके उसको लिख भी सकते हैं। राइट, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, जो भी बच्चे आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की फाइनल तैयारी की जाएगी। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी सामूहिक सुरक्षा है। राइट, उसके बाद मानव का अस्तित्व और देश के जीवन खतरों से जो होता है भरा होता है, इसके खतरे से मुक्त का मतलब होता है कि सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, तो देखिए सामूहिक सुरक्षा क्या होता है कि यानी खतरा जो होता है मानव का, जो मानव के अस्तित्व और देश के जीवन में खतरा बढ़ा रहता है, तो इसको यानी हम लोग खतरे से मुक्त का मतलब होता है क्या, सामूहिक सुरक्षा। जब तक यानी अगर आप सामूहिक सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो इन खतरों से आप बाहर नहीं आ सकते हैं। राइट, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है।
क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप जितने भी सारे देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। भूमंडलीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पहले पूरी तरह से डिटेल्स जानते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद की समाप्ति और नए स्वतंत्रता राष्ट्रों के अस्तित्व में यानी आने के साथ एक नई समस्या पैदा हुई थी। ये समस्या थी इन नवगठित राष्ट्रों के आदि एवं राजनीतिक विकास की, यानी शीत युद्ध का काल में इन क्या था इसमें, क्या नवोदित राष्ट्रों की रुचि किसी भी गुटबाजी के दूर रहकर अपने आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे के विकास में थी। तो देखिए इसका मतलब यह है कि गुटनिरपेक्षता, फिर से एक बार देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो इसमें बता रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व के बाद उपनिवेशवाद और समाप्ति और नए स्वतंत्रता मतलब राष्ट्रों के अस्तित्व में आने के साथ साथ क्या होने लगा, एक नई समस्या पैदा हो गया था कि राष्ट्रों के आर्थिक और जो होता राजनीतिक इनको लेकर के एक काफ़ी समस्या हो गया था, ठीक है। नवोदित राष्ट्र और रुचित से गुटबाजियों से यानी दूर रह सकता है। इसका मतलब ये हो गया, गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि इन चीज़ों से यानी दूर रहकर यानी क्या होता है, राजनीतिक ढांचे को विकास में एंड करना होता है, ठीक है। और देखिएगा समान रुचि के रहते इन विकासशील देशों के नेताओं ने एक समर्थक तरसता की नीति के बारे में यानी सोचना शुरू किया और 1955 ईस्वी में बार्डुंग सम्मेलन में पहली बार इस आशय के प्रस्ताव की घोषणा की। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सबसे पहले किया गया था, ये बार्डुंग सम्मेलन में किया गया था। और कब किया था, 1955 में किया था, राइट। और 1956 में भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर तीनों मिलकर संयंत्र में यह बात दोहराई और उनके प्रयासों से 1961 में प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था। प्रथम गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था 1961 में हुआ था। किसके यानी भारत के प्रधानमंत्री जो आपको बताए क्या है, जवाहरलाल नेहरू, और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति कौन, मार्शल टीटो, और आपको बताया क्या कहाँ के मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यानी इन तीनों ने मिलकर यानी 1961 में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था, ठीक है। और बेलग्रेड में सम्मान हुआ। आंदोलन की सफलता इस बात है कि 1961 में इसकी सदस्य की संख्या 25 हो गया था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सदस्य की संख्या जो है टोटल तो 25 हो गया था, राइट। उसके बाद आगे देखिएगा और थी जो बढ़कर अभी 116 है, राइट। अभी बढ़कर के 116 हो गया था। जिस टाइम जो बेलग्रेड में ये हुआ था 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भागीदारी ली गई थी वो 25 था, बट अभी जो कुल मिला करके 116 हो गया। तो आई थिंक आपको पूरी तरह से उसका समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को तो आई थिंक लिख सकते हैं, फिर भी हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं ताकि आपका ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमको इसको लिखना पड़ा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको लिखना पड़ा। वायु प्रदूषण से आपसे क्या समझते हैं, वायु या वातावरण प्रदूषण के पदार्थ या खनिजों के इतनी मात्रा में वातावरण में मिलाया जाता है जो मतलब मानव जाति या अन्य इच्छित जातियों में मानव संपत्ति एवं संपदा पर विपरीत प्रभाव आरंभ करते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं कि वातावरण में जो है ये खनिजों द्वारा, कल कारखानों द्वारा, गाड़ी से धुआं निकलते धुआं से, ये सारे चीज़ से जो होता है वायु में यानी काफ़ी प्रदूषित किया जाता है वायु को, और ये धीरे धीरे यानी क्या होता है मानव के लिए ये बहुत ही यानी हानिकारक है। तो समझ रहे हैं, वायु प्रदूषण के बारे में आप लोग लिख सकते हैं पूरी तरह से, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में आपको डिटेल्स इतना नहीं लिख के दिखाएं। क्षेत्रवाद क्या है, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद क्या है। तो क्षेत्रवाद का तात्पर्य ऐसी चेतना से है जिसमें क्षेत्रीय पहचान ही राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का प्रमुख यानी आधार होती है। तो क्षेत्रवाद क्या होता है कि यानी क्षेत्र की पहचान के लिए, राजनीतिक पहचान के लिए क्या होता है यानी क्षेत्रवादी यानी बहुत बड़ा यानी जो है इसका तात्पर्य है, ठीक है। हाँ, क्षेत्रवादी पहचान विशिष्ट संस्कृति, भाषा और भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रजाति के आधार पर विकसित हो सकती है। भारत में इस तरह के क्षेत्रीय विभिन्नता में सदैव विद्यमान रही है। राजनीति में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति क्षेत्रीय दलों का निर्माण, क्षेत्रीय आंदोलन का विकास अथवा अलगवाद के रूप में दिखी जा सकती है। तो सीधी कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रवाद क्या है। तो क्षेत्रवाद ये होता है कि जैसे कि अगर आप किसी भी क्षेत्र से अगर इलेक्शन में अगर खड़ा हो जाते हैं तो उस क्षेत्र के लोग आपको जानते हैं और वहाँ के लोगों के भाषा को आप जानते हैं, तो उस तरह के जो होते हैं क्षेत्रवाद को लेकर के काफ़ी यानी प्रभाव पड़ता है और उसको संस्कृति, उसका भौगोलिक सारी चीज़ें आपको पता होता है, और इसी को यानी क्षेत्रवाद का एक सबसे बड़ा है, राजनीति में जो है इसका सबसे बड़ा रोल है क्षेत्रवाद का। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग लिख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। आप बताते 7 नंबर क्वेश्चन, एक ध्रुवीय विश्व क्या है, यानी एक ध्रुवीय विश्व क्या है।
तो युद्ध के समय 1945 से 1951 में दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच शक्तियाँ का बंटवारा था। जैसे कि आपको पता होगा यूएसए और रूस के बीच यानी क्या होता है, यानी सोवियत संघ के बीच यानी एक जो है युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध 1945 से 1951 में अलग अलग गुटों में ये हो गया था, बढ़ गया था। और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन देखिए बताया भी आपको ना, अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में आपको बता रहे थे, ठीक है। इन दो अलग अलग शक्तियाँ केंद्र में अगुवाओं तथा सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्तिशाली कौन उभर के उतरा, यानी अमेरिका आया। कौन आया? यानी पूरी तरह से सोवियत संघ को यानी पराजित करने के बाद अमेरिका एक सबसे बड़ा यानी पावरफुल और शक्तिशाली देश बनकर यानी उभरा। तो इसी को हम लोग यानी एक ध्रुवीयता कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी महाशक्ति या कहे या उद्दीपित महाशक्तियों के दबदबे हो तो बहुवादा इसे क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीयता व्यवस्था भी कहा जाता है। यानी विश्व में अगर विश्व में हो या देश में, यानी किसी भी पार्टी का किसी भी देश का यानी क्या होता है, यानी सबसे ज़्यादा यानी दबदबा हो या शक्ति हो उसके पास, तो उसी को यानी एक ध्रुवीयता कहा जाता है, राइट। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अमेरिका एक ध्रुवीयता वो कायम किया था, जैसे कि सोवियत संघ के पराजित करने के बाद। तो इसके बारे में तो आप लोग लिख सकते हैं, उतना आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा क्या है। यानी मैकमोहन रेखा के बारे में आप लोग को बता दिए थे कि मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत और चीन के बीच ये रेखा है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम आपको समझा नहीं सकते हैं। मैकमोहन रेखा जो है तिब्बत किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है जो चीन में पड़ता है, तिब्बत, ठीक है। यह अस्तित्व में सन 1914 में भारत की क्या किया गया था, यानी भारत की तात्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच क्या शिमला समझौता के तहत आई थी। 1934 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को क्या आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया, ठीक है। इस सीमा रेखा का नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। उसका नाम क्या था, हेनरी मैकमोहन था, इसलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा पर गया था, जो भारत और चीन के बीच है अभी, ठीक है। भारत के अनुसार ये चीन के उसकी सीमा है। वर्तमान समय तक उस सीमा रेखा पर विवाद अथवा यथार्थ बना हुआ है, लेकिन भारत चीन के बीच भौगोलिक सीमा रेखा के रूप में इसे अवश्य माना जाता है। तो आप लोग जानते होंगे बीच बीच में कभी कभी ये जो है मैकमोहन रेखा पर यानी जंग छिड़ जाती है धीरे धीरे कभी कभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि भारत और तिब्बत के बीच की जो सीमा रेखा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये जो है भारत और चीन के बीच है, तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसके बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहलाता है कि अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। तो देखिए इसमें जो है आपको सीधी बात कहने का मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक यानी शासक खुद नहीं चुनता है। वो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला पर मतदान नहीं करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें क्या है कि कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थल होता है, या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र छोटे समुदाय, नगरों में, राष्ट्रों में नहीं है। तो देखिए अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जो होता है, कोई भी यानी जनता उसको नहीं चुनता है, ठीक है, प्रतिनिधि को या किसी को भी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। इसके बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण क्या है। क्वेश्चन देखिएगा उदारीकरण क्या है, तो आपको देखना है कि 1991 में अपनाई गई विश्व व्यवस्था का प्रभाव आर्थिक जगत पर भी पड़ा। उदारीकरण की नीति को यानी प्राय संपूर्ण विश्व स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के व्यापारिक और आर्थिक जो जिसमें ये व्यापार में रहा, तो इनमें काफ़ी सुधार आई। उदारीकरण यानी जो है इसको काफ़ी पर बल दिया गया था और सबको इसको यानी उदारीकरण को यानी स्वीकार किया, और एक दूसरे रास्ते पे जाकर के इसका यानी क्या किया, व्यापार जैसे कि आर्थिक जैसे कि आपको बताए थे, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय व्यापारिक और आर्थिक मतलब क्या हुई, यानी मदद हुई। तो इसी को यानी क्या कहा, यानी उदारीकरण कहा जा गया है, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको डेफिनेटली मजा आया होगा। अगर मजा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। साथ में अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और एक बार अपना जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दें, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ लेगा